हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स वेव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी की हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड। हमारा चैप्टर का नाम है द अर्थ। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है वो हमारा क्या है, द अर्थ। तो आज हम इस वीडियो में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सभी को पता है कि नर्सरी जब हम क्लास में थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये राइम हम पढ़ा करते थे। इसका मतलब क्या है, आसमान में तारे चमकते रहते हैं। ठीक है। स्टे नाइट हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड सिंस द चाइल्डहुड, यू हैव मे ऑल्सो नो थॉट दीज स्टार्स आर हैड न्यूमरस क्वेश्चन इन योर माइंड। ऑफ कोर्स, जब भी हम स्टार्स की तरफ देखते हैं हमारे दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब बहुत ज़्यादा आते थे कि ये क्या है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे चांद और तारों की तरफ कितनी उत्सुकता से देखते हैं। हाउ डिड दे कम इन द एग्जिस्टेंस, हाउ कैन वी कैन रीच द स्काई, मे बी अदर मैनी मोर क्वेश्चंस वी हैव, वी विल डिस्कस अबाउट देम। ओके, कैसे हम उनके पास पहुंच सकते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे बने, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इनके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। पहला हमारा है अर्ली थ्योरी। ओके, अर्ली थ्योरी का मतलब क्या है, जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, डिफरेंट थ्योरी दी गई थी। पहला है theory about origin of earth. What is this theory? Theory is about origin of earth. ध्यान से सुनना क्या है। देखो, मैं रीड कर रहा हूँ। A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of earth. अर्थ का जो ओरिजिन कैसे हुई, अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग फिलोसोफर थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी। सबसे पॉपुलर थ्योरी जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट, मैथमेटिशियन लैप्लास रिवाइज इट 1796। ये देखिए, सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं 1796 में। सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, कौन सा, इमैनुएल कांत। ओके, इमैनुएल कांत। ये जो इमैनुएल कांत है, IMMANUEL, इमैनुएल कांत, इसने थ्योरी दी थी। बट इसकी थ्योरी 1796 में लैप्लास ने क्या की थी, रिवाइज की थी। रिवाइज की मतलब कोई नई चीज़ बताई थी इसकी थ्योरी के बारे में। किसने, लैप्लास ने। अब ये थ्योरी है किसके बारे में दी थी, ये थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, हमारा जो ओरिजिन ऑफ अर्थ की, अर्थ है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए, हाइपोथेसिस, इसका नाम क्या था, नेबुलर हाइपोथेसिस। इस जो थ्योरी है इसका नाम क्या दिया गया था, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये देखिए, इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आया कि जो अर्थ है उसके अगर ओरिजिन की बात करेंगे, सबसे पहले इमैनुएल कांत आए, उन्होंने क्या दिया, अर्थ की ओरिजिन के बारे में थ्योरी दी। थ्योरी का नाम क्या, आगे चलकर क्या नाम पड़ा उस थ्योरी का, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये 1796 में दी गई थी, बट लैप्लास का क्या योगदान है इसमें, लैप्लास ने इसको क्या किया था, रिवाइज किया था। अब देखिए, लैप्लास ने तो इसको रिवाइज किया, ये बात तो याद रखना। अब नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। नेबुला, देखो, हम मानते हैं कि हमारी जो धरती जब सबसे पहले ओरिजिन हुई थी तो एक नेबुला फॉर्मेशन हुआ था। देखो, दिस हाइपोथेसिस कंसीडर दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड्स ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन। एक क्लाउड्स ऑफ सन मीन्स क्या है, बहुत सारे बादल, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत स्मॉल श्रृंखला आपस में मिली थी और उसके कारण हमें क्या हुआ था, ये नज़र आई थी। तो ये देखिए, आपके सामने ये एक पिक्चर है, ये किसकी फ़ोटो है, ऐसा दिखता है नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुला। अगर कोई बोले कि नेबुला हमारे जो अर्थ का जो ओरिजिन है उसमें हमारा ये नेबुला क्या है,
तो ये जो पार्ट है पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये वाला पार्ट हमारा किसका है, नेबुला का पार्ट है। तो ऐसे देखने से क्या होगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आएगी इसमें, सॉरी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो ये हमारा किसका है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ नेबुला। उसके बाद देखिए, एज ए रिजल्ट planets were formed out of a clouds of material associated with a youthful sun। अब planets एक की तरह, किसकी तरह, planets, फिर से पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिए। The hypothesis considered that the planets were formed out of a clouds of material association with youthful sun। ये जो hypothesis क्या बता रही है, जो clouds है, planet है, वो कैसे आपस में मिलके बने हैं, किससे मिलकर बने हैं, दे आर फॉर्म बाई द एसोसिएशन विद ए यूथफुल सन। सन की एसोसिएशन में, सन की सहायता से ये क्लाउड्स और प्लैनेट्स बने हैं, ये बता रही है। विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, जो कि क्या है, धीरे धीरे रोटेट करता रहता है, लेटर। अब देखिए उसके बाद 1796 के बाद, 1796 के बाद 1900 में क्या हुआ, देखिए 1900 में 1796 के बाद 1900 में क्या हुआ, कैम्बरलेन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट द वेंटरिंग स्टार्स अप्रोच द सन एज ए सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब ये बोल रहे हैं 1900 में दो साइंटिस्ट और थे, कौन कौन से साइंटिस्ट, कैम्बरलेन एंड मोल्टन। क्या क्या दो साइंटिस्ट कौन थे, एक तो कैम्बरलेन और दूसरा हमारा मोल्टन। तो ये जो थे, इन्होंने 1900 में इन्होंने क्या बताया, देखिए ये बता रहे हैं कि वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन। ये बोल रहे हैं कि जो घूमते हुए स्टार है, नेबुला से स्टार है, ये धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, ये सन की तरफ जा रहे हैं। कौन, नेबुला से, हाइपोथेसिस से जो स्टार थे वो सन की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ, ए सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। एक सिगार होता है ना, सिगार ऐसे सिगारी शेप में, इस तरह का मटेरियल सोलर सिस्टम से क्या हुआ, सेपरेट हो गया। हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है उससे एक सिगार शेप का एक मटेरियल बाहर निकला, और एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, और जिससे क्या हुआ, तारे जो स्टार्स थे वो क्या हो गए, दूर जाने लगे। As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun। और ये जो सिगार शेप का जो मटेरियल था, ये क्या है, कंटिन्यू सन के बाहर रिवॉल्व करने लगा, और फिर क्या हुआ, एंड इट स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट। और ये जो सिगार शेप का मूव कर रहा था, ये धीरे धीरे किस में बदल गया, प्लैनेट में। तो ये थोड़ा सा समझ में आया, प्लैनेट कैसे, मतलब प्लैनेट से हमारे वो बने, ठीक है, सन से सेपरेट हुए, धीरे धीरे मूव करते करते प्लैनेट्स में कंडेंस हो गए। सर जेम्स जीन, अब एक अलग साइंटिस्ट हमारा सर जेम्स जीन, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी। ये जो हैरोल्ड, HAROLD, हैरोल्ड जेफरी, JAFFE, ये दोनों बाद में, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, सपोर्टेड दिस आर्ग्यूमेंट एंड लेटर डिड द आर्ग्यूमेंटर कंसिडर ऑफ ए कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग। और इन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया और बोला कि यस, सन का को एग्जिस्ट है और ये प्लेनेट इसके चारों ओर हैं। दिस आर्गूमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। तो इस आर्गूमेंट का नाम क्या दिया गया था, बाइनरी थ्योरी। तो बाइनरी थ्योरी के अंदर हम क्या बात करेंगे, देखिए आपके क्वेश्चन में भी आ भी जाए कि आप बाइनरी थ्योरी को एक्सप्लेन करो, तो देखो सिंपल सा है, एक सिगार शेप सन से निकला, धीरे धीरे घूमने लगा, कंडेंस होकर प्लेनेट बन गया। इस बात को सर जेम्स, हैरोल्ड जेफरी, इन दोनों ने इस बात को स्वीकार किया। यस, हम भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और इसको आगे चल के इस थ्योरी का नाम क्या दे दिया, बाइनरी थ्योरीज। ओके, इन 1950 ये नाम कब दिया गया, बाइनरी थ्योरी का नाम दिया 1950 में, इस थ्योरी का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आए ओटो स्किमिड इन रशिया एंड कार्ल
विस्कार इन जर्मनी समवट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी, दो साइंटिस्ट और आए, उन्होंने रिवाइज किया। रिवाइज का मतलब इसके बारे में और स्टडी किया और नई चीज़ें बताई। रिवाइज करने वाले कौन थे? ओटो स्किमिड एंड रशिया के कार्ल विस्कार, जो कि जर्मनी के थे, और ये ओटो स्किमिड किसके थे? रशिया के थे। उसके बाद क्या हुआ? दे कंसिडर द सन वाज सराउंडिंग बाय ए सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन दोनों, ये ओटो वाला रशिया का जो साइंटिस्ट था, इन्होंने बोला कि ये जो सन और ये है, ये कौन कौन सी गैस से मिलकर बना हुआ है सॉरी, हाइड्रोजन और हीलियम की गैस से मिलकर बना हुआ है। ये बात किसने बताई थी? ये बात रशिया का साइंटिस्ट ओटो, रशिया का साइंटिस्ट ओटो और जर्मनी का साइंटिस्ट विजलर, ओके, कार्ल विजलर, इन दोनों ने ये बात बताई। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको भी पता, मैं याद भी रखनी है कि सन, हाइड्रोजन और सन किसका बना हुआ है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई सन किसका बना हुआ है, तो ये तो क्या बोलेंगे? हमने पढ़ा कि सन गैस का बना हुआ है, तो गैस कौन सी गैस का? हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये तो पता है, ये बात बोली किसने? ये बात एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, एक रशिया के साइंटिस्ट थे, ओटो और विजलर। इन दोनों ने ये बात बोली थी कि जो सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, दे कंसिडर मीन्स ये दोनों, इन्होंने और क्या कंसिडर किया? ध्यान दिए, द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला हाइड्रोजन हीलियम अलोंग विद दे फॉर्म एज ए डस्ट। और इसके साथ ये हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों के साथ, और ये क्या बनाते हैं? ये किससे मिलकर बने होते हैं? डस्ट से भी मिलकर बना होता है। इसका मतलब अगर हम बोले कि हमारे सन के अंदर डस्ट है, तो ये ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि हमारे सन के अंदर भी डस्ट है। However, scientists in later period look at the problem of origin of universe and rather than just the earth or the planet। और ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ? हमारे अर्थ की डिस्कवरी हो गई, प्लेनेट की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारी पहले की थी, अब बात करते हैं हम किसकी? मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में देखिए कौन, स्टार्ट करता हूँ। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इन मॉडर्न थ्योरी, द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज़्यादा, अगर कोई भी आपसे पूछे कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे बना, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? बिग बैंग थ्योरी। ओके, आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा ये देखिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा क्या सीन है इसका। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करना है। ये देखो, ये बिग बैंग थ्योरी, इसमें क्या क्या बता रहा है? ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन बता रहा है। इस बिग बैंग थ्योरी में ये क्या बता रहा है? यूनिवर्स का फॉर्मेशन। अब यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे बता रहा है? मान लीजिए कि ये अभी पढ़ेंगे, ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिंग है, सॉरी, ये जो एक्सपेंड है, ये क्या हमारा सन एक्सपेंड हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? अलग अलग चीजें बन रही है, पूरा यूनिवर्स बन रहा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंड हो रहा है तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ओके, ये इसका दूसरा नाम हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आपने डायग्राम में भी नजर आ रहा है ये कितना एक्सपेंड हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और ये बात, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये बात 1920 में कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बात बताई थी? ये हबल नाम का। ठीक है, कौन साइंटिस्ट था? आगे हमारा टॉपिक बोल रहा है कि हबल नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1920 में ये बात बताई थी कि यस, यूनिवर्स है वो हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। प्रोवाइड
और प्रोवाइडेड एविडेंस, और उन्होंने प्रूफ भी दिया था कि यस ये हमारा जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड हो रहा है, दैट द यूनिवर्स दिस टाइम गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। और क्या हुआ, जो गैलेक्सी थी, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, गैलेक्सी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार। अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टार। जो स्टार्स का ग्रुप है, जो गैलेक्सीज है, वो भी क्या हो रही थी, एक दूसरों से दूर दूर एंड दूर जा रही थी। You can experiment and find does the expanding universe means take a balloon and make some point and represent the galaxy now। अब देखो ये चीज़ हम क्या है, एक एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। एक बैलून लीजिए, बैलून के ऊपर क्या करिए, एक मार्क लीजिए, इसको फुलाए, जैसा जैसा बढ़ेगा इसके जो मार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बैलून है, बैलून के ऊपर ये बैलून है और बैलून के ऊपर आप मार्क्स कर लीजिए ऐसे, ये पास इतनी दूर पे मैंने इस पे क्या कर दिया, मार्क्स कर दिया। अब मैं क्या इनफ्लेट करूँगा, इनफ्लेट करूँगा मतलब इस बैलून को मैं फुलाऊँगा, ठीक है। तो मैं जैसे इस बैलून को फुलाऊँगा तो मुझे पता है ये बैलून क्या हो, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। और जैसे इस बैलून का साइज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ क्या नोटिस करेंगे, ये जो ग्रीन कलर के जो डिस्टेंस है ना, ये आपस में क्या होंगे, दूर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही एक्सपेंड होगी चीज़ें दूर जा रही है। उसने एक्सपेरिमेंट की सहायता से बताया था, बैलून के एक्सपेरिमेंट की सहायता से। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो चीज़ें क्या होगा, अपने से एक दूसरे से दूर जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और डेफिनेटली इन डिस्टेंस हमारी इंक्रीज होगी। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। In the beginning, all matter forming the universe existing in one place in the form of a tiny ball with very small value, infinite temperature and infinite। देखिए बिग बैंग थ्योरी में सबसे पहले ये थ्योरी, इसके बारे में क्या क्या बोल रही है ये थ्योरी। पहली चीज, इन द बिगिनिंग में जो ये है एक छोटे से एटम की फॉर्म में होता है, जिसका टेम्परेचर तो क्या होता है इनफाइनाइट, और वॉल्यूम क्या होता है बहुत कम होता है। दो चीज़, पहली अगर आपको बोलो कि एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी, तो हमें ये चीज़ तो पता है कि ये धरती के फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में है। ऐसे ऐसे हमारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। बट मेन पॉइंट हम क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बिग बैंग थ्योरी है, इन द बिगिनिंग, ये सबसे पहले इन द बिगिनिंग में एक ऐसे सबसे छोटे मैटर से मिलकर बनी थी जिसका वॉल्यूम तो बहुत कम था और टेम्परेचर इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट मतलब टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा था। तो पहली थ्योरी के बारे में पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो यूनिवर्स बनना है उनके बिगिनिंग में वो इतने छोटे मैटर की फॉर्म में था जिसका वॉल्यूम तो बहुत कम और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। दूसरा पॉइंट, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोर वायलेंटली एंड दिस ह्यूज एक्सपेंशन एंड एक्सेप्ट द बिग लुगो 13.7 बिलियन बिफोर द प्रेजेंट। अब 13.7 बिलियन ये छोटा सा चीज़ है, और 13.7 बिलियंस ईयर में धीरे धीरे बड़ा 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 होता हुआ ये क्या किसका रूप ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा यूनिवर्स एज इट कंटिन्यूसली, तो देखिए छोटा था और धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सपेंड होता गया, एक्सपेंड। तो 13.7 बिलियन कितना टाइमिंग है, 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया। एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट, और आज भी हम बोल रहे हैं, आज प्रेजेंट 2020 में हम बोल रहे हैं कि हमारा बिग बैंग थ्योरी मीन्स हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यू क्या है, इंक्रीज होता ही जा रहा है। विद इन द 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप 4500। अब 3 लाख के ईयर के बाद 45,500 और 4500 केल्विन टेम्परेचर क्या हुआ है, डाउन भी हुआ है। एंड राइज टू द एटॉमिक एंड यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, और हमारा यूनिवर्स क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। पहले चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या है, सिंपल सा बोलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि गैलेक्सी है उनके बीच जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। गैलेक्सीज के बीच में अगर स्पेस बढ़ना, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अल्टरनेटली वाज होयले कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टडी।
Hoyle concept study say it was considered units to be roughly the same at the point of time. However, with a greater evidence become available about expanding universe, scientific community at the present favor argument of expanding universe. ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उस पर हमारा कौन सा साइंटिस्ट आता है? दूसरा, होयल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हमारा स्टार फॉर्मेशन की। अब किसकी बात करेंगे? स्टार कि स्टार जो है, तारे जो हैं, स्टार फॉर्मेशन। देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस gave rise to difference in the gravitational force and it caused the matter to get drawn together। अब देखें, मज़ेदार बात तो ये है, देखिए मज़ेदार बात क्या है, देखिए फिर से रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दैट इस बार थोड़ा स्लो रीड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जो मैटर और एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गिव राइज ए डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। डेंसिटी का डिफरेंस हुआ तो किसका डिफरेंस हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को आपस में, दो चीज़ों को आपस में रखती है, एग्जिस्ट करके रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड कज द मैटर टू गेट ड्रोन टुगेदर, और दो चीज़ों को आपस में बांधे रखती है, ठीक है। दीज फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सी। तो इसमें देखिए स्टार, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हम क्या कर रहा है? बेस है किसका? फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के फॉर्मेशन का। दिस फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। पहले भी बताया था गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर द वास्ट डिस्टेंस दैट मीन्स द थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80,000 to 1,50,000। 80,000 to 1,50,000। 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर, ये है डायमीटर ऑफ गैलेक्सीज। ओके, डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी। एक सिंगल गैलेक्सी का डायमीटर कितना हो सकता है? 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर, बहुत ज़्यादा। आपको पता है एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। वन लाइट ईयर में क्या होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये एक लाइट ईयर में होते हैं। तो हमारे पास तो इतनी सारे लाइट ईयर है, इट मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा है जी। द फॉर्मेशन ऑफ एज द गैलेक्सी स्टार्ट टू अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड नेबुला। अब देखिए स्टार कैसे बने? तारे का बनना, हाइड्रोजन गैस एक जगह पर इकट्ठा हुई और क्या फॉर्मेशन हो रहा है? नेबुला का फॉर्मेशन हो रहा है। और नेबुला ही किसका फॉर्मेशन कर रहा है? स्टार्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इवेंचुअली ग्रो नेबुला डेवलप लोकोजाइन क्लैंप ऑफ गैस। और नेबुला से क्या होगा? नेबुला किसका डेवलप कर रहा है? क्लैंप्स ऑफ गैस। क्लैंप्स मीन्स समूह, ग्रुप, बहुत सारे गैस का ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है। और फॉर्मेशन हो, और ये हमारा क्या फॉर्म करेगा? These columns grow into the denser gaseous body। ये हमारे गैसियस बॉडी में फॉर्म हो जाएगी और गैसियस बॉडी से हमारे क्या बन जाएगा? तारे, स्टार्स बन। तो ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा ये याद रखना है। ये क्या है? तारे कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है, वो आपस में कंबाइन होकर नेबुला बनेगा। नेबुला से क्या? क्लैंप ऑफ गैस, गैसियस इकट्ठी हो जाएगी और गैस से हमारा क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ओके, आज का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट कैसे बने? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट। द स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विद इन नेबुला। अभी भी पढ़ा है, स्टार्स क्या होते हैं? गैस का समूह। नेबुला लोकलाइज एक ही जगह पर, और हमारे वो स्टार हो गए। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैस क्लाउड एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ ए गैस डस्ट डेवलप्ड अराउंड द गैस कोर। ये जो नेबुला था इसके अंदर कोर मतलब अंदर वाला हिस्सा जो गैस है,
गैस वो क्या फॉर्म करेगी, डिस्क शेप को फॉर्म करके क्या करेगा, डेवलप है डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर हमारा गैस का क्या बनाएगा, गैस का हमारा ये कोर पार्ट हमारा गैस का बनेगा। उसके बाद देखिए, इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्क है इसके अंदर जो मैटर है वो छोटे छोटे राउंड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें हमारा यहाँ रख देता हूँ इसको, छोटे छोटे डस्ट, इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे डस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन मतलब आपस में टकराएंगे, टकरा के और छोटे हो जाएंगे और उसके बाद डेवलप इनटू कोल प्लैनेट सिमल्स। लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशन। मीन्स क्या मॉडल ऑफ स्टोरी समझ में आया, नेबुला से गैस से हमारा क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। और ये जो डिस्क है ये क्या बनेगा, ये डिस्क आपस में बहुत सारे डिस्क क्या होंगे, ये आपस में कोलाइड होंगे, छोटे बड़े, और उसके बाद स्टिक टुगेदर, कुछ होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, कुछ दूर दूर चले जाएंगे, और ये क्या बनाएगा, हमारा एक वर्ड है प्लैनेट्स। क्या बनाएगा, PLANETS, प्लैनेट्स सिमल्स। ओके, ये पत्थर आपस में टकरा के क्या बनाए, प्लैनेट सिमल। और इन द फाइनल से दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट सिमल accrete to form a fair bodies in the form of planet। और ये सारे के सारे हमारे अकुमुलेशन होके, छोटे छोटे अकुमुलेशन होके ये हमारे क्या बना देंगे, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।